हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग ये छोटे से वीडियोस में पूरे सीक्वेंस एंड सीरीज वाले टॉपिक का रिवाइज करेंगे। अच्छे से हर एक पॉइंट के बारे में समझेंगे। जो जो पॉइंट हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखने हैं वो सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। जो टॉपिक्स ऐसे है जिसमें क्वेश्चंस के एग्जांपल्स के थ्रू ही समझना है उसको थोड़ा सा कम करेंगे हम लोग। मेनली मेजर जो चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको बिना भूले आपका मतलब जिसको भूल जाओगे तो आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग आज ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम से पहले आप देख सकते हो। अगर आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के ब्रीफ में सारे कंसेप्ट का रिविजन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज वाली कहानी जैसे कि चालू होती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो टॉपिक के उसका नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। एपी क्या होता है यार? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी ये तो हम लोग सभी जानते हैं। एपी होता क्या है? एपी सिंपल क्या रहता है, आपके कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस हमेशा सेम रहता है ना। टर्म्स ऐसे बढ़ते जाते हैं सेम डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। 1 के बाद अगर 5 आया, 5 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा। ये वाला सीरीज जो है वो आपका एपी है। तो एपी का जनरल आइडिया क्या रहता है? इफ ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, then the standard appearance of an AP somewhat looks like this। A के बाद आएगा A plus D, उसके बाद आएगा A plus 2D, उसके बाद आएगा A plus 3D। इस हिसाब से चलता जाएगा। A आपका पहला टर्म है, अगला टर्म क्या होगा? D जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करके बढ़ता जाएगा, है ना। यही एपी का आइडिया होता है। तो इसी के बेसिस पे अगर मुझे nth टर्म किसी भी एपी का फाइंड करना होता है तो उस एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या रहेगा? उस एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होगा Tn इज A plus n-1 into D। ये आप लोग क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हो तो होपफुली अभी तक आपको याद हो ही गया। दिस इज T1, T1 इज A, T2 will be A plus D, T3 will be A plus 2D, T4 is A plus 3D। ये पैटर्न देखते से ही हमें पता चल जाता है आपका nth टर्म Tn जो है that will be equal to A plus n-1 into D, है ना। ठीक है, तो nth टर्म के बारे में आप और एक चीज देख सकते हो कि ये nth टर्म ऑफ एन एपी जो होते हैं वो क्या होता है? वो n के टर्म्स में एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है ना। कोई लीनियर एक्सप्रेशन होता है, उसमें भी जो लीनियर एक्सप्रेशन में n का कोएफिशिएंट रहता है, ये जो p है, दैट इज बेसिकली द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, है ना। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपके पास है, जैसे कि अगर आप ये वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसीडर करोगे 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, इसका कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। तो nth टर्म आप देख सकते हो, इसका tn क्या बनेगा? इसका tn बनेगा 3n प्लस माइनस समथिंग, और समथिंग भी आप देख सकते हो। n इक्वल्स टू 1 डालने पे इसमें वैल्यू कितनी आती है? 3। आपको क्या चाहिए? T1 2 चाहिए, तो 3n-1 आपका tn रहेगा इस वाले एपी में, है ना। तो nth टर्म जो होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, दैट इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n, राइट? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में ये जानते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी अगर है, वो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d, जहां पे a क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म। अगर इन टर्म्स का सम फाइंड कर रहे हो और फर्स्ट टर्म आपका a है, कॉमन डिफरेंस आपका d है, तो फिर सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। या तो आप इस चीज को n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके लिख सकते हो। a क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म, L क्या है? L इज द लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म, है ना। nth टर्म अगर L है तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2 इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। इससे रिलेटेड और एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी आपको पता होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म सेम एज सेकंड प्लस सेकंड लास्ट, सेम एज थर्ड प्लस थर्ड लास्ट। इस हिसाब से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देख सकते हैं। अब ये चीज हम लोग प्रॉपर्टीज में फिर से देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। एक एक करके हम लोग और भी कुछ पर्टिकुलर सम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज समेशंस, कुछ सम हम लोगों को कई बार यूज करना पड़ता है जो कि सीधे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से आता है। वो है जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर आपको देखना है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, राइट। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आपका बन जाएगा n+1 इंटू n/2, n इंटू n+1/2, राइट। अगर ऑड नेचुरल नंबर्स के लिए देखना है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 3, 5, 7 करते हुए अगर आप 2n-1 तक पहुंचते हो तो आपको सम कितना मिलेगा? n²। तो आपको कभी भी अगर मैं आपसे पूछूं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, आप क्या देखोगे? आप सीधे सीधे ये देखोगे फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना बनेगा? 5², यानी कि कितना बन जाएगा इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू बन जाएगा 25, है ना।
क्लियर, आइडिया समझ में आ गया। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स को अगर मुझे देखना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सम है दिस मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स n into n plus 1, 2 plus 4 plus 6 plus up to 8 plus up to twice n। अगर आप करोगे 2 कॉमन लेके आप देख सकते हो 2 के अंदर ये वाला सीरीज ही आएगा, तो सम कितना बन जाएगा, n into n plus 1 बन जाएगा फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम, राइट। अब चलते हैं कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जिसके बारे में आपको डेफिनेटली नहीं भूलना चाहिए। वो ये है कि अगर आपको एपी के इन टर्म्स का सम फाइंड कर लिया आपने, वो कैसा दिखेगा, वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखेगा, बट उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कभी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपने इन टर्म्स का सम फाइंड किया वो pn स्क्वायर प्लस qn फॉर्म में आएगा, दैट विल बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, जिसमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी कभी नहीं आता है। कभी कोई एपी के इन टर्म्स का सम का फॉर्मूला अगर दे दिया 2n स्क्वायर प्लस 5n, तो और आपको इसके साथ बता दिया कि भाई इसके nth टर्म बता दे, इसका 20th टर्म 30th टर्म ऐसा कोई टर्म बता देने के लिए कहा, तो आप ये वाला आइडिया भी साथ में यूज कर सकते हो। tn क्या होता है, sn माइनस sn माइनस 1, क्योंकि sn आपका क्या होता है, sn होता है t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn, sn माइनस 1 क्या होता है, sn माइनस 1 होता है t1 प्लस t2 प्लस अप टू tn माइनस 1। तो ऑब्वियसली जैसे कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ tn। तो n टर्म्स nth टर्म अगर कभी भी फाइंड करना है, sn आपको गिवन है, आप ये वाला आइडिया डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि आप डायरेक्टली डिफरेंस ले लिए एसएन और एसएन माइनस 1 का, तो आपको सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, टीएन मिल जाएगा, है ना, बढ़िया फॉर्मूला। चलो अब कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं एपी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। क्या क्या, सबसे पहले अगर 3 टर्म्स एपी में है, 3 टर्म्स एपी में है, तो उन 3 टर्म्स के बारे में आप क्या कह सकते हो, आप जानते हो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि बी माइनस ए विल बी सेम एज थर्ड माइनस सेकेंड टर्म, है ना। यहां से आप डायरेक्टली लिख सकते हो ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बहुत जगह पे काम आएगा, जहां भी दिखेगा एबीसी 3 टर्म्स एपी में है, आप सीधे लिखोगे ए प्लस सी इक्वल्स टू ट्वाइस बी, करेक्ट। चलो सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर आप कोई भी एपी लेके डील करते हो, उस एपी में सारे टर्म्स में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हो, तो आपका रिजल्टेंट सीरीज जो बनेगा दैट विल बी एन एपी। अगर सारे टर्म्स में एक कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एपी ले रखा है 2 4 6 से ही, ये एक एपी है ना, सब में के ऐड कर दो, ये वाला जो सीरीज बनेगा ये भी एपी बनेगा। इनफैक्ट इस वाले एपी में कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो कि इसमें भी कॉमन डिफरेंस आपका कितना रहेगा, 2 रहेगा, व्हिच इज सेम एज द ओरिजिनल एपी। तो अगर आप एपी के सारे टर्म्स में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड करते हो, तो आपको जो रिजल्टेंट सीरीज मिलेगा वो भी एपी में होगा और उसका कॉमन डिफरेंस विल बी सेम एज द ओरिजिनल एपी। अगर आप सारे टर्म्स में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर के आपने मल्टीप्लाई किया, अब आपका कॉमन डिफरेंस बनेगा के इंटू डी, जो कि ओरिजिनल सीरीज का ओरिजिनल एपी का कॉमन डिफरेंस था, दैट मल्टीप्लाइड बाय के विल बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ द न्यू एपी। Whereas अगर आप सभी को कोई कांस्टेंट क्वांटिटी के से डिवाइड करते हो, तो ये वाले एपी का कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, दिस विल बी डी डिवाइडेड बाय के, राइट। तो अल्टीमेटली आप कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से सारे टर्म्स को ऐड करो तो भी रिजल्टेंट सीरीज एपी में बनेगा, सारे क्वांटिटीज में कोई कॉमन क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो तो भी रिजल्टेंट सीरीज एपी में बनेगा, और सारे क्वांटिटीज में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी अगर डिवाइड करते हो तो भी आपका रिजल्टेंट सीरीज जो बनेगा दैट विल आल्सो बी एन एपी, राइट, क्लियर, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग चलते हैं। अगर मेरे पास एपी में kth टर्म जो है बिगिनिंग से और kth टर्म जो है एंड से, इन दोनों को मैं ऐड करूं ना, हमेशा हमेशा दैट विल ऑलवेज बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ये वाला चीज आप पहले भी सम फाइंड करते टाइम जो आइडिया हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एग्जैक्टली वही वाला आइडिया है। आप देख सकते हो किसी भी एपी में अगर n टर्म्स है, t1 प्लस tn विल बी सेम एज t2 प्लस tn माइनस 1 विल बी सेम एज t3 प्लस tn माइनस 2 विल बी सेम एज t4 प्लस tn माइनस 3 एंड सो ऑन, है ना। ये आप देख सकते हो, ये जो टर्म्स होंगे इन सारे टर्म्स के ना एक पर्टिकुलर खासियत है, ये सम में आप देख सकते हो, इनमें सबस्क्रिप्ट में जो नंबर्स है 1 और n,
इधर जो नंबर है 2 और n-1 इनके सम हमेशा कितना आ जाएगा, n+1 आ जाएगा, है ना। अगर n टर्म्स लेके आप एपी में जा रहे हो तो ये सब्सक्रिप्ट में नंबर्स का सम अगर n+1 आए तो ये सम क्या होगा, विल बी सेम एज द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम, है ना। ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। अब ये भी एक मजेदार प्रॉपर्टी है। अगर एपी के बीच में अगर कोई भी 3 टर्म आप लेते हो, जो 3 टर्म इस फॉर्म में है, एक है r-k, एक है r, एक है r+k। अगर आप देखोगे इंडिविजुअली ये 3 चीज जो है वो खुद एपी में है, r-k, r+k ये एपी में है, तो इन दोनों टर्म एक्चुअली एपी में होंगे, ये 3 टर्म एपी में होंगे। एंड सिंस tr इज द मिडिल टर्म इन दोनों का, तो ऑब्वियसली tr क्या हो जाएगा, tr-k प्लस tr+k डिवाइडेड बाई 2। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको ये चीज और अच्छे से समझना है, आप ऐसे समझ लो, अगर आप एक एपी लेते हो जिसमें t1 t2 करके अप टू t19 t20 तक ले लेता हूं, ठीक है। अब मान लो कि अगर आप एक टर्म कंसीडर किए t7 और दूसरा अगला टर्म कंसीडर किए t11, इसके साथ एपी में कौन रहेगा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि हाँ कौन सा रहेगा, t15, है ना। 7 11 15 ये 3 टर्म्स आपके एपी में होंगे, क्योंकि 7 11 15 खुद एपी में है, ठीक है। यही वाले प्रॉपर्टी से अगला वाला प्रॉपर्टी आप ऐसे ले सकते हो, अगर आप इफ यू पिक द टर्म्स ऑफ एन एपी इन ए पर्टिकुलर इंटरवल, देन पिक सीक्वेंस इज ऑल्सो एन एपी, है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसमें और भी टर्म्स कंसीडर करूं, t3, t7, t11, t15, t19, ये 3 7 11 15 19 ये खुद एपी में है, तो t3, t7, t11, t15, t19 ये भी एपी में होंगे। इनफैक्ट ये वाला जो एपी होगा, इस वाले एपी में अगर t1 से लेके t20 वाले एपी का कॉमन डिफरेंस d है, तो ये वाले एपी में कॉमन डिफरेंस विल बी 4 into d, है ना। जितना इंटरवल में जा रहे हो 3 और 7, इनके इंटरवल जितना है 4 into d will be the common difference of this AP T3, T7, T11, T15, T19, right? बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, इसे आप चाहो तो कई जगह पे यूज भी कर सकते हो। डेफिनेटली क्वेश्चंस देखो, आप सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको यहाँ पे इसके यूज भी दिख जाएंगे, है ना। चलो चलते हैं अगले प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हम लोगों का, अगर A1 B1 A1 A2 A3 up to AN are in AP and B1 B2 up to BN are in also an AP, दोनों का कॉमन डिफरेंस रेस्पेक्टिवली D1 एंड D2 है। इन दोनों सीरीज को ऐड करो तो भी आपको जो सीरीज मिलेगा दैट विल आल्सो बी एन एपी। इनफैक्ट इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, इसका कॉमन डिफरेंस होगा D1 प्लस D2। अगर इन दोनों को रेस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी जो सीरीज मिलेगा उसमें भी वो एपी में ही बनेगा और उसका कॉमन डिफरेंस बनेगा D1 माइनस D2। बट अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों सीरीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो भाई उसके एपी में होने की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी नहीं होगा क्या, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं। बट इन जनरल प्रोडक्ट में ऐसे कॉन्जुगेटिव अगर आप ऐसे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे, A1 B1 A2 B2 A3 B3 अप टू AN BN, वो एपी में होने की कोई गारंटी नहीं है। सिमिलरली डिवाइड करोगे तो भी ये मे और मे नॉट बी इन एपी, गारंटी नहीं है, ठीक है। कभी हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, बट इन जनरल नहीं होता है ऐसा, हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। कभी कोइंसिडेंस हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट ऐड करोगे दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, आपको रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको फिर से एपी में मिलेगा। अगर दो एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको रिजल्टिंग सीक्वेंस किसमें, एपी में ही मिलेगा, है ना। ये चल गया प्रॉपर्टी 6, हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं अगले आइडिया में, सपोजिशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर मुझे किसी एपी में इन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है, 3 टर्म्स एज्यूम करना है, 4 टर्म्स एज्यूम करना है, 5 टर्म्स एज्यूम करना है, दो कैटेगरी बन सकता है, या तो मेरे को ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना होगा, या तो मेरे को इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना होगा। अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है तो भाई बहुत सिंपल है, बीच वाला टर्म पकड़ो a, अब उसके बाद b के डिफरेंस में आगे पीछे ऐड करते जाओ, सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आगे ऐड करोगे पीछे सब्ट्रैक्ट करोगे। बीच वाला टर्म अगर 3 टर्म एज्यूम करना है, बीच वाला टर्म a, अगला टर्म a प्लस डी, पहला टर्म a माइनस डी, ठीक है। 5 एज्यूम करना है, बीच वाला टर्म a, अगला a प्लस डी, अगला a प्लस 2d, हो गया। अब पीछे वाले साइड में क्या होगा, a माइनस डी, a माइनस 2d। समझ में आ गई बात। तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे देखना है वो बाद में देख रहे हैं, ऑड वाला बहुत आसान है, 3 टर्म्स, जैसे कि हम लोगों ने बोला बीच वाला a लो और उधर d इधर d, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, बीच वाला a
दो टर्म्स राइट में बैठेगा, दो लेफ्ट में बैठेगा, राइट वाले में ऐड करेंगे, लेफ्ट वाले में सब्ट्रैक्ट करेंगे, मुझे टर्म्स मिल जाएंगे, है ना। ऑड नंबर ऑफ के लिए तो समझ में आ गया। इवन नंबर ऑफ टर्म्स अगर है तो उसके लिए क्या करना है भाई, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है तो बीच में सिर्फ एक ए लेने से नहीं चलेगा, दो एक साथ इकट्ठे एज्यूम करना पड़ता है, वो है ए माइनस डी और ए प्लस डी, बीच में कंसीडर करो, राइट में ऐड करो, लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करो। क्या डी नहीं, यहां पे हम लोग कॉमन डिफरेंस 2d लेके काम करते हैं। अगर मुझे इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेके चलना है, बीच में ए माइनस डी एंड ए प्लस डी एज मिडिल टर्म्स लेते हैं, 2d आपको कॉमन डिफरेंस लेके चलना है, तो बीच में ए माइनस डी और ए प्लस डी लो, राइट में ए प्लस 3d, लेफ्ट में ए माइनस 3d, बीच में ए माइनस डी और ए प्लस डी लो, राइट में आएगा ए प्लस 3d और ए प्लस 5d, लेफ्ट में आएगा ए माइनस 3d और ए माइनस 5d। इस हिसाब से हम लोग टर्म्स को एज्यूम करते हैं अगर मुझे इन टर्म्स एपी में एज्यूम करना है, ठीक है। अब कई सारे बातें हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कर लिया, हम लोग अब बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड चीज, एक अरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन बोलो, जियोमेट्रिक मीन बोलो, हार्मोनिक मीन बोलो, एक कॉमन प्रॉपर्टी ना वो सेटिस्फाई करता है। क्या, अगर एक दो टर्म के बीच में एक मीन लेना है तो वो बहुत सिंपल रहता है, वो वाला बीच में जो मीन होगा ना, अगर दैट इज कैपिटल ए, स्मॉल ए और स्मॉल बी, दो टर्म्स के बीच में एक कैपिटल ए, मैं उन दोनों का मीन ले रहा हूं, तो कैपिटल ए क्या ऐसा रहेगा, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर जियोमेट्रिक मीन की बात करता तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते, अगर हार्मोनिक मीन की बात करता तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होते। हम लोग सिंपली इसी हिसाब से मीन वाला चीज बीच में लेते हैं, ठीक है। मीन वाला चीज अगर लेते हैं, जो वाला सीक्वेंस के लिए मीन देख रहे हो उसी में, उसी प्रोग्रेशन में वो रहेंगे, है ना। कहने का मतलब जैसे कि ऑल द टर्म्स इंसर्टेड बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज सच दैट द होल सीक्वेंस shall be an AP, then these inserted terms are known as arithmetic means। अगर वो GP में होते ना तो बोलता है जियोमेट्रिक मीन, अगर वो HP में होते ना तो बोलता है हार्मोनिक मीन्स, ठीक है। आइडिया समझ में आ गया। अब दो टर्म A और B के बीच में अगर मुझे एक सिंगल अरिथमेटिक मीन लेना है, वो बहुत सिंपल है, A कैपिटल ए एंड बी आर इन एपी, तो कैपिटल ए क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बाई 2। कैसे, हम लोगों को पता है ना यार, तीन टर्म्स अगर एपी में है तो फर्स्ट और लास्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, ए प्लस बी इज ट्वाइस कैपिटल ए, कैपिटल ए कितना होगा, ए प्लस बी बाई 2, एज सिंपल एज दैट, है ना। ये वाला चीज अगर मुझे समझ में आ गया तो ये तो दो के बीच में एक मीन डालने की बात कर रहा था। अगर इन अरिथमेटिक मीन्स आपको बीच में इंसर्ट करना है तो फिर आप क्या करोगे, अगर इन अरिथमेटिक मीन्स डालना है तो वो भी एपी में होंगे। कौन एपी में होंगे, ये जो इन अरिथमेटिक मीन्स है ना, A1 A2 अप टू AN, हम लोग ये बोलेंगे A1 A2 AN एंड देन B आर इन एपी। इस सीरीज में टोटल ना n+2 टर्म्स है, अगर n+2 टर्म्स है तो आप डायरेक्टली इससे बता सकते हो कि इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा, दैट कॉमन डिफरेंस विल बी b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। कैसे, आप बोल सकते हो ये b जो होगा, b इज द n+2th टर्म, तो b इज इक्वल टू a प्लस n+2 माइनस 1 इज n+1 इंटू d, तो d कितना हो जाएगा, b माइनस ए डिवाइडेड बाई n+1। आपका a1 जो होगा दैट विल बी a प्लस d, a2 जो होगा दैट विल बी a प्लस 2d, A3 जो होगा दैट विल बी A प्लस 3D, इसी हिसाब से AN जो होगा दैट विल बी A प्लस N इंटू D। एक्चुअली यहां पे AN जो है दैट इज द n+1th टर्म ऑफ दिस सीरीज, राइट। अब इन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट तो हम लोगों ने कर लिया, इनके बारे में एक बढ़िया प्रॉपर्टी और साथ में रहता है कि इन सम, ये जो इन अरिथमेटिक मीन्स है इनका सम इज सेम एज n टाइम्स कैपिटल A, यानी कि दिस इज n टाइम्स A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, right? Sum of n arithmetic means between two numbers is basically n times the arithmetic mean of those two numbers। ये एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे इन नंबर्स के अरिथमेटिक मीन चाहिए, वो भी यार बहुत सिंपल है, उन सारे नंबर्स को ऐड करो, उन डिवाइडेड बाई n आ गया, उनका एवरेज इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ दोज n नंबर्स, है ना। क्लियर। चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोगों ने पूरा समझ लिया, अब हम लोग चलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत मजेदार चीज है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसा रहता है कि आपके टर्म्स जो होते हैं वो किसी ना किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होते जाता है ना। अगर आपके पास एक टर्म 2 है, अगला टर्म 6 है, तो इससे 3 मल्टीप्लाई हो गए, ये बना, तो अगला बनेगा 18, अगला बनेगा 54, अगला बनेगा 162। इसी हिसाब से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है ना। ये जियो कॉमन
रेशियो है जिससे आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इट इज इक्वल टू 3 इस वाले सीरीज के लिए, है ना। ये एक बढ़िया इंक्रीजिंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मुझे दिख रहा है, राइट। चलो, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक आइडिया ऐसा है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स होना चाहिए। पहली बात, ईच टर्म्स बियर्स द सेम कांस्टेंट रेशियो विथ इट्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग टर्म। उससे पहले वाले टर्म का और इस वाले टर्म का रेशियो हमेशा सेम रहेगा, और उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो, which is denoted by small r. It is same as, it is also called common ratio. Common ratio हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, राइट। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दिखता कैसा है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, ए आर स्क्वायर AR क्यूब, ये इस हिसाब से जाता है ना। पहला वाला टर्म अगर ए है, अगला बनेगा AR, पहले वाले को R से मल्टीप्लाई करके दूसरा मिलेगा, दूसरे वाले को R से मल्टीप्लाई करके तीसरा, तीसरे को R से मल्टीप्लाई करके चौथा, इस हिसाब से मिलेगा, है ना। तो ये वाले सीरीज के लिए दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4 एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं इसका nth टर्म क्या बनेगा? nth टर्म बनेगा a into r to the power n minus 1. This nth term will be a into r raised to n minus 1, right? So nth term of this geometric progression of course is a into r to the power n minus 1. Okay? चलो, ये वाला चीज तो हम लोगों को पता ही था। तो इससे रिलेटेड और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट था, सम अगर मैं देखने जाऊं उसमें आने से पहले कॉमन रेशियो के बारे में जस्ट थोड़ा सा एक दो चीज और। स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर इज T2/T1, या तो आप उसे T3/T2 ले लो या तो T4/T3 ले लो, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के रेशियो के हिसाब से आप जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को देख सकते हो, उसका कॉमन रेशियो आपको मिल जाएगा, राइट। आप ये भी देख सकते हो, अगर आपके पास कोई भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन 0, वो अगर पॉजिटिव है, r ग्रेटर देन 1 में आपका जीपी इंक्रीजिंग मिलेगा, r लाइज बिटवीन 0 to 1 में डिक्रीजिंग मिलेगा, और r लेसर देन 0 में आपको कंसेक्यूटिव टर्म ऑपोजिट साइन के मिलेंगे, यानी कि हम लोगों को एक ऑसिलेटिंग जीपी मिलेगा। हम लोगों ने तरह तरह के एग्जांपल्स देख के ये चीज ऑब्वियसली क्लास में समझा था कि अगर आपके पास r ग्रेटर देन 1 आता है तो वो एक इंक्रीजिंग जीपी होगा जब a इज ऑल्सो पॉजिटिव, राइट। सेम r अगर 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो इन दैट केस इट विल बी अ डिक्रीजिंग जीपी, राइट। और अगर r नेगेटिव होता है तो a पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चाहे सीरीज मेरा बनेगा ऑसिलेटिंग हमेशा, राइट। चलो, अब बढ़ते हैं इसके समेशन के फॉर्मूले के लिए। समेशन का फॉर्मूला क्या रहता है? a इन टर्म्स तक अगर आप ऐड करते हो तो ऑब्वियसली जीपी का सम क्या होता है? a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, या तो a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर। ये दोनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। जनरली हम लोग पहला वाला ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं जब r की वैल्यू 0 से 1 में है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में हो। रेदर ये वाली फॉर्मूले r लेसर देन 1 और ये वाला फॉर्मूला r ग्रेटर देन 1 के लिए जनरली हम लोग यूज कर लेते हैं। आप सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ अ जीपी अगर हमें पता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का भी आपको याद होगा, वो क्या फॉर्मूला रहता है? दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। बट इसमें कंडीशन एक रहता है कि आपका r जो है कॉमन रेशियो जो है वो कॉमन रेशियो -1 से 1 के बीच में ही ले सकते हो। अगर आप -1 से 1 के ज्यादा ले लिए कॉमन रेशियो तो आपका जीपी जो होगा उसका nth टर्म धीरे धीरे करके इंफिनिटी की तरफ भागेगा। तो नेचुरली क्या होगा, उस वाले जीपी आपका कभी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ कन्वर्ज नहीं करेगा, तो उसका सम हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको अगर जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स तक के सम फाइंड करना है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कॉमन रेशियो इज हैविंग वैल्यू बिटवीन -1 and 1, तभी जाके आप वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो, है ना। चलो, जीपी के सम का फॉर्मूला भी देख लिया, तो हम लोग इसके कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में किया था, ठीक है। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लोगों को वही समझ में आएगा, 3 टर्म्स अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ABC, तो आप हमेशा बता सकते हो सेकेंड बाई फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड, यानी कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली डायरेक्टली आपको दिख जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू AC। आप बोल सकते हो बीच वाला टर्म जो है वो बाकी दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट है ना, b इज इक्वल्स टू रूट AC, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप वो चीज डेफिनेटली बता सकते हो, है ना।
तब तक जब तक एबीसी ये तीन टर्म्स आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर एबीसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है और आप इसे कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपको जो सीरीज मिलेगा दैट इज आल्सो अनदर जीपी, राइट। कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी से एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो भी आपका रेशियो तो सेम ही रह जाएगा, वो बी बाई ए की वैल्यू अभी भी सेम रह जाएगा, तो नेचुरली जो रिजल्टिंग सीरीज मिलेगा वो आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगा, है ना। आप उसको अगर कोई कॉमन क्वांटिटी से डिवाइड करते हो या तो आप ऐसे भी करते हो कि कंसेक्यूटिव टर्म्स में से एक को डिवाइड करते जाओ और अगले को मल्टीप्लाई करते जाओ, तो भी आपका ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही बनेगा, है ना। ये बहुत सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि ये वाला सीरीज जो बनेगा वो भी आपका कैसा बनेगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही बनेगा, है ना। अगर आप कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो भी रहेगा। अगर एबीसी जीपी में है तो उनके कोई कॉमन पावर कंसीडर करते हो तो ये रिजल्टिंग सीरीज जो होगा दैट विल आल्सो बी एन जीपी, ए टू द पावर के, बी टू द पावर के, सी टू द पावर के, डी टू द पावर के, ये भी आपका डेफिनेटली जीपी में ही रहेगा। ये भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा है। नाउ कोई भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जैसे कि हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा था, फर्स्ट और लास्ट का सम सेकंड, सेकंड लास्ट का सम थर्ड, थर्ड लास्ट का सम, ये सारा सम सेम रहता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेम रहेगा यार। फर्स्ट और लास्ट का सेकंड और सेकंड लास्ट का थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट हमेशा यहाँ पे सेम रहेगा, और वो प्रोडक्ट आपका कितना बनेगा, दैट विल बी ए स्क्वायर इंटू आर रेस टू एन माइनस वन, है ना। वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कांस्टेंट प्रोडक्ट जो है, product of kth term from beginning and kth term from n will be a square into r raised to n minus 1. This will be the constant product for all this kind of series, है ना। In fact, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ और एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे कॉमन लेके देख सकते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे कि हम लोग देख रहे थे ना कि टर्म्स अगर बीच में टर्म्स के नंबर अगर सीरियल नंबर अगर वो एपी में हुआ तो वो टर्म्स भी एपी में होंगे। यहाँ पे भी आइडिया सेम रहता है, टर्म्स के सीरियल नंबर अगर एपी में हुआ ना तो वो क्वांटिटीज यहाँ पे एक्चुअल में जीपी में होते हैं। कहने का मतलब जैसे कि अगर आप देखोगे T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 करके अगर देखोगे, इसमें से अगर आप इनको पकड़ोगे T2, T4 एंड T6 दे आर ऑल्सो इन जीपी, है ना। आप चाहो तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। इन दैट केस T4 क्या बनेगा, बीच में बैठेगा तो T4 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू T2 इंटू T6, है ना। सिमिलर तरीके से आप बोल सकते हो TR स्क्वायर विल बी सेम एज TR माइनस के इंटू TR प्लस के, राइट। चलो ये वाला आइडिया आप यहाँ पे देखते हो ऑलरेडी। इफ द टर्म्स ऑफ ए गिवन जीपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स देन द न्यू सीक्वेंस इज आल्सो इन जीपी। एट रेगुलर इंटरवल्स कहने का मतलब ही ये है कि वो टर्म्स जो चूज कर रहे हो आप दे मस्ट बी इन एपी, है ना। चलो नेक्स्ट, अगर A1, B1, A1, A2, A3 ये जीपी में है, B1, B2, B3 ये भी जीपी में है, तो उनके रेशियोज विल बी इन जीपी, या तो उनके प्रोडक्ट्स विल बी इन जीपी। A1, B1 करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, A1, B1, A2, B2, A3, B3, A4, B4, ये सारा जो चीज होगा दे विल आल्सो बी इन जीपी। ये वाले जीपी का कॉमन रेशियो विल बी R1 इंटू R2, इसका कॉमन रेशियो विल बी R1 डिवाइडेड बाई R2, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट एक चीज बिफोर हम लोग वो कैसे एज्यूम करना है जीपी वाले टर्म्स उस पे आते हैं, बट उससे पहले अगर एबीसी वगैरह के सीरीज आपका जीपी में है उसमें लॉग लगाओगे तो लॉग लगा के जो सीरीज बनेगा दैट विल बी इन एन एपी, राइट। क्लियर, लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी दे आर इन एपी। क्लियर हो गया भाई। चलो नेक्स्ट, अब अगर आपको जीपी में टर्म्स एज्यूम करना है तो एपी वाला टर्म्स जो ऐसे देखे ना, ये भी जीपी वाला टर्म्स भी आइडिया काइंड ऑफ सेम ही रहता है। जीपी वाले टर्म्स में क्या रहता है, एपी वाले टर्म्स में आप कॉमन डिफरेंस लेके उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। जीपी वाले टर्म्स में क्या करोगे, कॉमन रेशियो लेके मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई किस डायरेक्शन में, आगे के डायरेक्शन में, डिवाइड पीछे के डायरेक्शन में। अगर आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है तो बीच वाला टर्म आप पकड़ लोगे ए, है ना, राइट साइड में मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड में डिवाइड, ए आर, इधर ए बाई आर, ठीक है। तो तीन टर्म्स अगर लेना है ए बाई आर, ए आर, ठीक है। पांच लेना है ए, इधर ए आर स्क्वायर, इधर ए बाई आर स्क्वायर, इस हिसाब से लेते जाओगे, है राइट। तो अगर आप
जीपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना है, यहां पे भी बीच में मुझे दो टर्म एज्यूम करना पड़ेगा, ए बाई आर और ए आर। राइट साइड में हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, है ना। इस वाले केस में आपका कॉमन रेशियो कितना लेना पड़ेगा, इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको कॉमन रेशियो लेके चलना पड़ेगा आर स्क्वायर, ऑड नंबर के लिए आर चल जाएगा, इवन नंबर के लिए आर स्क्वायर चलेगा। तो अकॉर्डिंगली देखो बीच में ए बाई आर और ए आर है, और राइट में मल्टीप्लाई किए, लेफ्ट में डिवाइड किए, इधर भी बीच में ए बाई आर और ए आर राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेफ्ट में डिवाइड कर रहे हो। आइडिया समझ में आ गया जीपी के इन टर्म्स एज्यूम करने का, है ना। अगर मुझे ऑड नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है, कॉमन रेशियो आर लेना है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना है तो कॉमन रेशियो लेना होगा आर स्क्वायर, राइट। चलो अब हम लोग बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन की। जियोमेट्रिक मीन क्या चीज है यार, जियोमेट्रिक मीन अगर आपको दो क्वांटिटी का चाहिए ना, तो हमें पता है अगर दो क्वांटिटी का जियोमेट्रिक मीन कैपिटल जी डिफाइन करूं ना मैं, ए जी और बी, दे विल बी इन जीपी, तो जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी, जी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, है ना। तो दो क्वांटिटी का जियोमेट्रिक मीन तो यार बहुत सिंपल चीज है। अगर दो क्वांटिटी के बीच में ज्यादा जियोमेट्रिक मीन एज्यूम करना है, G1 G2 G3 अप टू Gn, तो क्या होगा, A G1 G2 G3 Gn एंड देन B विल बी इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइडिया समझ में आ गया। तो फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर हम लोग टर्म्स इंसर्ट करते हैं तो इंसर्टेड टर्म्स भी साथ में क्या करेगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। ये चीज तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं सिंगल टर्म अगर एज जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, सिंगल जियोमेट्रिक मीन चाहिए, तो ए जी एंड बी आर इन जीपी, तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, जी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, है ना। जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। क्लियर। तो अगर इससे ज्यादा जियोमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना चाहोगे, ए G1 G2 अप टू Gn एंड देन B विल बी इन GP। अगेन देखो इस वाले सीरीज में टोटल कितने टर्म्स है, टोटल टर्म्स है n+2, B इज द n+2th टर्म। आप ये वाले केस में आप देख सकते हो इसका कॉमन रेशियो जो होगा, कॉमन रेशियो के लिए आप बोल सकते हो कॉमन रेशियो अगर R है, R विल बी इक्वल टू B बाई A होल टू द पावर 1 बाई n+1 एंड G1 विल बी इक्वल टू A इंटू R, G2 will be equals to A into R square, G3 will be equals to A into R cube and so on। इन सबको मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, जैसे कि अरिथमेटिक के मीन के लिए आपने देखा था कि सम क्या होता है अरिथमेटिक मीन का n टाइम्स, यहां पे क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन का nth पावर, है ना। सारा मल्टीप्लाई होता जाएगा, रूट ए बी होल टू द पावर n विल बी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस जियोमेट्रिक मीन्स। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे n क्वांटिटीज दे दिया और उनके जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए बोले तो बहुत ही सिंपल है यार, उन n क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे, होल टू द पावर 1 बाई n विल बी द जियोमेट्रिक मीन ऑफ दोज n नंबर्स, है ना। हम लोग समझ गए जियोमेट्रिक मीन के बारे में। तो अब टाइम और ना लेके हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। यार ये बहुत अजीब लगता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बहुत लोगों को इसके फॉर्मूला बहुत अटपटा सा लगता है, बट हार्मोनिक प्रोग्रेशन को ना हम लोग ऐसे कभी यूज करेंगे ही नहीं जिसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, हम लोग ये बोलेंगे कि यार जैसे कि अगर मुझे कोई ये सीरीज देके पूछे 1/2 1/5 1/8, क्या बेटा ये HP में है, आप बोलोगे हाँ, बट हम लोग विजुअलाइज इसे कैसे कर रहे हैं, हम लोग विजुअलाइज इसे ऐसे कर रहे हैं कि इसका जो रेसिप्रोकल है क्या 258, ये क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सिंपलेस्ट पहचान ये है कि इनको कोई अलग पहचान बनाने की कोशिश ही मत करो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला आइडिया छुड़ाओ। आपको क्या मिलेगा कि अगर कोई क्वांटिटीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आपको बताना है तो आप सिंपली ये बताओ कि इनके रेसिप्रोकल ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का पहचान ही यह है कि उनके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यार सिंपल होता है, सब उनको जानते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग सीधे सीधे सोचते हैं कि इसका रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसी आइडिया पे हम लोग काम करेंगे। अगर आपको कभी डिफाइन करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो टर्म्स आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तब बताओगे जब उनके रेसिप्रोकल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर A1 A2 A3 आपको HP में बताना है तो उनके रेसिप्रोकल्स 1/A1 1/A2 1/A3 दे मस्ट बी इन AP, है ना। ये आइडिया के बेसिस पे ही आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन में खेलना है भाई, इससे ज्यादा याद करने जाओगे प्रॉब्लम आ सकती है। हम लोग फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे ही नहीं है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, आप जनरल फॉर्म ऑफ HP तब भी देख सकते हो अगर फर्स्ट टर्म आपका
ए है और कॉमन डिफरेंस अगर आपका डी है, किसका, किसी एपी का, तो वो एपी क्या बनेगा, वो एपी बनेगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके चलेगा। और इनके रेसिप्रोकल्स अगर आप देखोगे, इनके रेसिप्रोकल्स 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d एंड सो ऑन, दे विल बी इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्लियर भाई? तो स्टैंडर्ड एचपी आप इसी हिसाब से देख सकते हो। अगर रेसिप्रोकल्स देखोगे, रेसिप्रोकल्स वाला सीरीज आपका एपी में होना चाहिए। ये एचपी में मैंने तभी बोला जब उनके रेसिप्रोकल्स जो है दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जनरल हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग कभी भी करना है, करस्पॉन्डिंग एपी लो, ओ लेके फाइंड करो, और उसके बाद एपी का अगर मतलब एनिथ्रम तुम्हें हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फाइंड करना है, आप क्या करो, करस्पॉन्डिंग एपी का एनिथ्रम फाइंड करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ हमें सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी जनरल फॉर्मूला है ही नहीं सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए, ठीक है? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सम ऑफ n टर्म्स आपसे कभी भी किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले सीरीज के लिए पूछा ही नहीं जाएगा, राइट? अगर मुझे 3 टर्म्स एबीसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है ये बताना है, तो फिर हम लोग क्या सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे 1/a, 1/b, 1/c आर इन एपी। तो आप डेफिनेटली बता सकते हो 1/b rather 2/b is equal to 1/a plus 1/c। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 divided by b is equals to a plus c by ac। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको दिखेगा b is equal to क्या, b is equal to 2ac by a plus c। डायरेक्टली आपको दिख जाएगा, है ना? b कितना बन जाएगा, 2ac by a plus c। अगर abc hp में है तो आप डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज कर सकते हो, abc hp में है, b equals to 2ac by a plus c। करेक्ट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक मीन के बारे में बात करते हैं। हार्मोनिक मीन के बारे में भी यार अलग से बताने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल आइडिया है। हार्मोनिक मीन अगर आप बीच में इंट्रोड्यूस करते हो तो अगर ए, एच और बी, एच अगर हार्मोनिक मीन है तो एच क्या हो जाएगा, ए, एच और बी आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहेगा, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर H हार्मोनिक मीन है ए और बी का, तो ए एच बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, उसके रेसिप्रोकल एपी में है, H इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 2ab by a plus b। सिंपल है ना? अगर इन टर्म्स अगर आप लेते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो उनके रेसिप्रोकल्स आपका ऑब्वियसली एपी में होगा, 1/a, 1/h1, 1/h2, 1/hn, 1/b। ये सारा कुछ आपका कैसा रहेगा, ये सारा कुछ आपका एपी में रहेगा इन हार्मोनिक अगर आप इंसर्ट करते हो तो, है ना? और वो इन हार्मोनिक मीन्स का सम जो होगा उनके रेसिप्रोकल्स का, दैट विल बी n डिवाइडेड बाय द हार्मोनिक मीन, है ना? क्लियर? चलो अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया, तो मोस्टली मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हार्मोनिक मीन ऑफ n टर्म्स अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे, n डिवाइडेड बाई, देखो एरिथमेटिक मीन का उल्टा ही जा रहा है, एरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लिया, n डिवाइडेड बाई, अब जो क्वांटिटीज है उनका भी रेसिप्रोकल्स का सम आएगा हार्मोनिक मीन, है ना? इन क्वांटिटीज का हार्मोनिक मीन देना है तो n डिवाइडेड बाई उनके रेसिप्रोकल्स का सम, ठीक है? चलो हार्मोनिक मीन भी हम लोगों ने समझ लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे एरिथमेटिक मीन ग्रेटर इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन के, है ना? जहां पे भी आपको इनइक्वालिटी दिखता है ना मैथ्स में 11th 12th में, उसमें आपके इनइक्वालिटीज कुछ लिमिटेड कंसेप्ट बेस्ड है। एक आपका रहता है am ग्रेटर इक्वल्स टू gm ग्रेटर इक्वल्स टू hm, जो कि हम लोगों के सबसे ज्यादा पसंद है। कुछ ट्रिगो रिलेटेड इनइक्वालिटीज होते हैं, और उसके अलावा क्वाड्रेटिक से आता है d ग्रेटर इक्वल टू 0 वाला, और उसके अलावा आता है कॉशी-श्वार्ट्ज। इसके अलावा बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज हमारे सिलेबस में दिया ही नहीं। तो हम लोग am ग्रेटर इक्वल्स टू gm ग्रेटर इक्वल्स टू hm ये तो जानते ही है। साथ में और भी कुछ चीजें, अगर आपके पास 3 क्वांटिटी, क्यों तो 2 क्वांटिटी ले लो, a और b 2 क्वांटिटी अगर है, उनका एरिथमेटिक मीन इज a प्लस बी बाई 2, जियोमेट्रिक मीन इज रूट ab, हार्मोनिक मीन इज 2ab बाई a प्लस बी। अगर आप am और gm को मल्टीप्लाई करोगे ना, a इंटू एच क्या बनेगा, a इंटू एच, आप देख सकते हो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, a इंटू एच, आप देख सकते हो कितना बन जाएगा। दिस विल बी a प्लस बी कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा तो बनेगा ab, विच इज बेसिकली g स्क्वायर। तो g स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a इंटू एच, ठीक है? तो a, g और h अगर am, gm और hm है रेस्पेक्टिवली, g स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a इंटू H। यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि A, G और H क्या फॉर्म करता है, दे विल फॉर्म अ GP, है ना? बस वाला चीज है। इसे आपको कोई भी 2 क्वांटिटी का अरिथमेटिक मीन दे दिया, ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, बोला हार्मोनिक मीन फाइंड करो, आसानी से मिल जाएगा यार, है ना? चलो
आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा दूसरा आइडिया अगर आप देखना चाहते हो इन टर्म्स के लिए, इन क्वांटिटीज के लिए देखोगे, इफ A1 A2 AN आर इन पॉजिटिव नंबर्स इन GP, AN GN HN आर देयर AM GM एंड HM रेस्पेक्टिवली, तो वहां पे भी ये वाला आइडिया रहता है। अगर आप इन क्वांटिटी के लिए देखोगे तो भी GN² इज इक्वल टू AN इंटू HN, है ना। अच्छा, मेन फॉर्मूला AM इज ग्रेटर इक्वल्स टू GM ग्रेटर इक्वल्स टू HM, इसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। यहां पे एक चीज ध्यान रखना होता है, जहां पे ये AM इक्वल टू GM आ जाता है ना, वहां पे वो चीज तभी होल्ड करता है जब वो participating quantities are equal. All the participating quantities A1 A2 A3 AN, they must be equal. If all of them are equal, तभी जाके आपको मिलेगा AM equal to equality holds। मतलब equality holds मतलब बेसिकली वो पूछ रहा है भाई AM equal to GM equal to HM कब होता है बताओ। AM equal to GM equal to HM तभी होता है जब A1 A2 A3 up to AN all of them are equal, है ना। चलो, हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उनके मीन्स के बारे में देख लिया। तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज में बचता है एक ही आइडिया, जो कि है सम से रिलेटेड। यार सम के तो ज्यादातर चीजें हम लोगों को फॉर्मूला इतना ज्यादा नहीं है। एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जरूर हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा, बट हम लोग फॉर्मूले के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं जस्ट मेजर आइडिया आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। फॉर्मूला आपके पास ऑब्वियसली है, वो फॉर्मूला प्लीज आप रेफर करो, अलग से फॉर्मूले की कॉपी तो डेफिनेटली बनाओ और उसमें ये चीज आप नोट डाउन भी करो। बट मेजर आइडिया अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, स्पेसिफिकली जहां पे सम ऑफ इन टर्म्स आपको फाइंड करना होता है, वहां पे कई बार क्या होता है आप फॉर्मूला भूल जाते हो, क्योंकि फॉर्मूला इतना बड़ा और इतना गंदा है कि कई बार लोगों को फॉर्मूला याद होता ही नहीं है। तो बेसिक आइडिया समझ लो, ये वाला आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या मिलेगा, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इस फॉर्म में होता है जिसमें दो टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, उनमें से एक टर्म AP में होते हैं, दूसरे टर्म्स GP में होते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपका सीरीज ले लो, ऐसा 3 + 7 × 2 प्लस आप 11 × 2 स्क्वायर प्लस 15 × 2 क्यूब प्लस 19 × 2⁴। इस हिसाब से मान लो आपका AGP जा रहा है, ठीक है। इसमें 3, 7, 11, 15, 19 ये सारा टर्म्स जो है दे आर ऑब्वियसली इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड 1, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2⁴ ये वाले टर्म्स जो है दे आर ऑब्वियसली इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस वाले सीरीज में अगर मुझे सम फाइंड करना है, आप SN लिख लो। SN लिखने के लिए सबसे पहले एक काम करो, इसका NH टर्म लिखो। NH टर्म लिखने जाओगे आप देखोगे आपका ये जो AP चल रहा है 3, 7, 11, 15, इसका NH टर्म बनेगा 4n - 1, और जो GP चल रहा है उसका NH टर्म बनेगा 2n - 1। ये बनेगा AGP का NH टर्म। AGP का NH टर्म समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब आपको इस AGP को इवेल्युएट करने का एक सिंपल तरीका ये है कि इस AGP में जो GP बैठा है उस GP का कॉमन रेशियो को पकड़ लो। उस GP का कॉमन रेशियो इस केस पे 2 है, उससे SN को मल्टीप्लाई करो और एक टर्म साइड में शिफ्ट करके लिखो, यानी कि 3 × 2 इधर, 7 × 2 स्क्वायर इधर, 11 × 2 क्यूब इधर, 15 × 2⁴ इधर। इसके नीचे कौन बैठेगा भाई, इसके नीचे बैठेगा 4n - 5 × 2n - 1, और बाद में बैठेगा 4n - 1 × 2n, है ना। ये रहेगा। अब इसमें क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा -SN। -SN इक्वल टू क्या है, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 प्लस, अब इधर देखो 4 × 2 प्लस 4 × 2 स्क्वायर, सब में 4 कॉमन आएगा, इनफैक्ट 4 × 2 कॉमन आ जाएगा, 4 × 2 क्यूब, अप टू लास्ट वाले में बनेगा 4 × 2n - 1 माइनस 4n - 1 × 2n। आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर टोटल कितने टर्म्स है, ब्रैकेट के अंदर टोटल n - 1 टर्म्स है, ठीक है। ये n - 1 टर्म्स का सम हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, हम देख सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज आर इन GP। GP का सम का फॉर्मूला लगाओ, ये n - 1 टर्म्स का सम फाइंड करो, बाकी चीज ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई होके आ जाता है। कई बार लोग गड़बड़ करते हैं एक चीज में, इधर जैसे कि यहाँ पे -SN है, इन जनरल वहां पे क्या बैठता है, वहां पे बैठता है 1 - R। R क्या है, कॉमन रेशियो ऑफ द GP इनटू SN, ठीक है। तो वो 1 - R से डिवाइड करने में मैं खुद भूल जाता था बचपन में, तो आपको प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा केयरफुली उस पार्ट को सॉल्व करना है। बाकी चीज तो यार बहुत आसान है, ठीक है। एक ही आइडिया है कि आप कॉमन रेशियो GP का लो और उससे मल्टीप्लाई कर दो और एक टर्म शिफ्ट करके लिखो,
सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करके इधर आपको n-1 टर्म्स का एक जीपी साफ साफ दिख जाएगा, उसका सम का फॉर्मूला लगाना है, उसके अलावा भाई और इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। अब चलते हैं सम के कुछ बेसिक आइडियाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा, जो कि जिसके बारे में आपने इस टॉपिक में ही आके ज्यादा सीखे। सिग्मा का आइडिया यार बहुत सिंपल है। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n करके अगर मैं लिख रहा हूं कोई भी फंक्शन f ऑफ r, तो दैट इज बेसिकली f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 अप टू f ऑफ n। 1 से लेके n तक सारे वैल्यूज r की एक एक करके डालेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो मुझे सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n f ऑफ r मिल जाते हैं, है ना। अब हम लोग साथ में ये देख सकते हैं सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, कोई दिक्कत नहीं है, टर्म्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अ मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड द टर्म, जहां पे कांस्टेंट क्या होता है सीधे सीधे सिग्मा से बाहर निकल जाता है। बट इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लीकेशन, ये चीज बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ठीक है, अच्छे से देखो। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिवीजन, इधर डिवीजन में भी आप डिस्ट्रीब्यूट सिग्मा को नहीं कर सकते हो। सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड कोई भी कांस्टेंट अगर है उसे आप सिग्मा से बाहर आराम से ले जा सकते हो। सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव डेफिनेटली होते हैं, है ना। अब कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले जो आप ऑब्वियसली जानते हो बट हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं तो देख लेते हैं। हम लोग सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to k, जहां पे k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे k इज कोई भी कांस्टेंट, है ना, दिस इज सम कांस्टेंट अगर है तो k बाहर निकल जाएगा। सिग्मा 1 इज बेसिकली n, अगर n टाइम्स आप 1 को ऐड करते हो तो आपको ऑब्वियसली n ही मिलेगा। अगर आप सिग्मा r देखोगे, सिग्मा r इज 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, n इंटू n प्लस 1/2। अगर आप सिग्मा r स्क्वायर करोगे तो आएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 एंड सिग्मा r क्यूब करते हो तो आपको मिलेगा n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आइडिया सिग्मा के हम लोगों के कहां पे यूज होता है, अगर मैं कोई भी सीरीज का जनरल टर्म tr फाइंड कर लिया एंड इफ दैट कम्स आउट टू बी अ पॉलिनोमियल, जो भी जनरल टर्म है वो अगर एक पॉलिनोमियल आता है क्यूबिक टाइप्स, जैसे कि अगर मुझे कोई बोले कि भाई सिग्मा 6r क्यूब माइनस 3r प्लस 1 फाइंड कर लो, जहां पे r की वैल्यू 1 to n है, हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n r क्यूब माइनस 3 टाइम्स सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n r प्लस 1 सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n 1, है ना। ये वाली चीज ऑटोमेटिकली सबके फॉर्मूला हम लोगों ने दे रखा है, वो फॉर्मूला लगाओगे और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर टर्म्स ऐसा है किसी सीरीज का जहां पे डिफरेंस एपी में है, फर्स्ट लेवल डिफरेंस अगर एपी में है तो वो सीरीज का जनरल टर्म आपका क्वाड्रेटिक रहता है, जो क्वाड्रेटिक में r स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज d/2, है ना। अगर कोई सीरीज ऐसा है जिसमें डिफरेंस का डिफरेंस अगर एपी में है तो उसमें जनरल टर्म आपका क्यूबिक होता है, जिसमें r क्यूब का कोएफिशिएंट विल बी d/6। d क्या है, उस कॉरेस्पॉन्डिंग एपी जिसपे डिफरेंस का डिफरेंस जो एपी में है उसका कॉमन डिफरेंस अगर d है तो d/6 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ r क्यूब देयर, ठीक है। ऐसे केसेस में भी हम लोग सिग्मा वाला चीज यूज करते हैं। उसके अलावा दो और पर्टिकुलर चीज जिसको बिना एग्जाम्पल से हम लोग कर नहीं सकते हैं कभी, एक है वीएन मेथड, एक है टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग का आइडिया आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, उसके एग्जांपल लेके टाइम नहीं लेंगे क्योंकि टेलीस्कोपिंग सीरीज तो यार इतने सारे अलग अलग टाइप के बन सकते हैं। सिंपल आइडिया ये है कि दो पार्ट्स में स्प्लिट करो, कंसेक्यूटिव टर्म से कैंसिल करते जाओ। ये जो आइडिया है, ये आइडिया हमें कहां पे अप्लाई करना है, जहां पे ये बाकी रेगुलर आइडियाज काम नहीं करता है, जीपी का सम नहीं आता है, एजीपी का सम नहीं आता है, वीएन मेथड काम नहीं करता है, वहां पे जाके हम लोग टेलीस्कोपिंग सीरीज यूज करेंगे, है ना। तो उसके लिए टेलीस्कोपिंग सीरीज वाले वीडियो आई एम श्योर आप सबके पास है ही, उसे रिवाइज कर लेना प्लीज अच्छे से, है ना। चलो ये टॉपिक के लिए इतना ही, अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ में आ गया, सारे फॉर्मूले रिवाइज हो गए। जब भी एग्जाम से पहले अगर आपको लग रहा है कि आप भूल गए हो फॉर्मूले तो प्लीज ये वीडियो को रेफर करो, अच्छे से समझ लो, है ना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।